नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर सप्ताह आपके लिए एक करंट अफेयर लेकर आता हूं और आज का भी करंट अफेयर पिछले वीक का करंट अफेयर रहेगा। यह करंट अफेयर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप देखते होंगे करंट अफेयर से 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता ही आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज किसे पहनाया गया? तो देखिए, यह पुरस्कार इस बार साध्वी सतीश सैल को दिया गया है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं ताज पहनाते हुए। देखिए, गोवा का प्रतिनिधित्व करने वाली साध्वी सतीश सैल को उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज पहनाया गया। राजनंदिनी पवार पहली रनरअप रही, जबकि श्री अद्वैता ने दूसरी रनरअप का स्थान हासिल किया है। यह आयोजन फेमना मिस इंडिया प्रतियोगिता का 61वां संस्करण था। आपको बता दूं कि जो इस पुरस्कार से सम्मानित होता है वो मिस वर्ल्ड के लिए प्रतिनिधित्व करता है भारत की तरफ से। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की हम बात करते हैं तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित की जा रही है और ये सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत के लिए बहुत ही बड़ा योगदान साबित हो रहा है। देखिए, 19 अप्रैल 2026 को उड़ीसा के इंफो वैली भुवनेश्वर में भारत की पहली एडवांस 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला रखी गई, जो देश के तकनीकी मिशन में एक बड़ी उपलब्धि है। परियोजना में कुल निवेश की हम बात करते हैं तो लगभग 2000 है, 1943.53 करोड़ रुपया है, जिसमें अनुमोदित केंद्रीय वित्तीय सहायता की हम बात करते हैं तो 799 करोड़ रुपया है और राज्य की सहायता की हम बात करते हैं तो इसमें 399.5 करोड़ शामिल है। देखिए, इस सुविधा केंद्र से प्रति वर्ष 70,000 ग्लास पैनल, 50 मिलियन असेंबल किए गए यूनिट और लगभग 13,000 उन्नत 3DHI मॉड्यूल का उत्पादन होने की उम्मीद है। ओडिशा देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां भारत की पहली कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट और पहली 3D ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग सुविधा स्थापित की जा रही है। यह संयंत्र अगस्त 2028 तक व्यावसायिक उत्पादन कर देगा और 2030 तक पूरी तरह से चालू होने की इस संयंत्र का उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक को WWF नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो WWF नेशनल अवार्ड 2026 की हम बात करते हैं तो एन अलीम यूसुफ को प्रदान किया गया है। आप देख सकते हैं। देखिए, अप्रैल 2026 में केरल के वनस्पति विज्ञान शोधकर्ता एन अलीम यूसुफ को WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये नेशनल अवार्ड है 2026 से सम्मानित किया गया है। ठीक, किसे दिया गया है? तो एन अलीम यूसुफ को दिया गया है। देखिए, उन्हें केरल में आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान करने के लिए एक AI संचालित मोबाइल एप्लीकेशन, इसका नाम है नियोफाइट ID, विकसित करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? तो 99 क्रम का ये रामसर स्थल है भारत का, बहुत जल्द 100वां भी हो जाएगा। देखिए, ये जो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश के 12वां रामसर साइट हो गया है। इसकी घोषणा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। शेखा झील अभ्यारण्य की हम बात करते हैं, पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के बारे में। देखिए, पारिस्थितिक रूप से नाजुक आर्द्र भूमि स्थलों की रक्षा के लिए 1971 में ईरानी शहर रामसर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, ताकि दुनिया भर में आर्द्र भूमि के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाई जा सके। रामसर कन्वेंशन के नाम से प्रसिद्ध यह समझौता 1975 में लागू हुआ था और भारत में वर्तमान में 99 आर्द्र भूमि है। इसी आर्द्र भूमि को रामसर स्थल भी बोल दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन नोबेल कहे जाने वाले गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 की हम बात करते हैं तो कुल 6 महिलाओं को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस बार 6 महिलाओं को दिया गया और इत्तेफाक है कि 6 के 6 पुरस्कार महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 37 वर्षों के इतिहास में पहली बार है जब सभी विजेताएं महिलाएं हैं। अब ये महिलाओं को जो पुरस्कार दिया गया है तो इसे पर्यावरण संरक्षण और जलवायु न्याय के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है तो उसी को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिया गया है।
कौन कौन है? तो देखिए, इरोरो तांसी, बेरिम किम, सारा फिंच, थियोनिला रोका, मेडबॉब, अलाना हकाक हरली, यूएलिस मोरालेस ब्लैंको। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, हालांकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि भारत से संबंधित नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी संस्था है। तो किसे प्रदान किया गया है? तो आर्थर लॉ को प्रदान किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, आर्थर लॉ स्टोर फ्रेंडली एशिया के सह संस्थापक और प्रबंधक निर्माता है। यंग ग्लोबल लीडर की हम बात करते हैं तो यह पहल उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो विभिन्न उद्योगों और समाजों में भविष्य को आकार दे रहे हैं। हर वर्ष दुनिया भर से हजारों उम्मीदवारों को नॉमिनेट किया जाता है। 40 साल से कम उम्र के 100 असाधारण लीडर को ही चुना जाता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 के अनुसार इस साल वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो देखिए, इस बार 2026 की हम बात करते हैं तो वैश्विक विकास दर, यदि की जीडीपी की बात करते हैं, विश्व की जीडीपी की बात करते हैं तो 3.1% रहने की उम्मीद है। 2025 में 3.4% था और 2027 में 3.2% रहने का अनुमान लगाया गया। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार भारत का जीडीपी दर कितना है? ठीक है, बताइएगा, इसको आप वर्तमान मूल्य के हिसाब से बताइएगा। देखिए, जीडीपी ग्रोथ की हम बात करते हैं, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ अब केवल 3.1 रहने की उम्मीद है, 3.1% रहने की उम्मीद है। इसका कारण है तेल और गैस की कीमतों में 19% तक की उछाल आने की संभावना। रिपोर्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया गया है। आपको पता होगा कि ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध हो रहा है, तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखा हुआ है और यहीं से सबसे ज्यादा तेल का आयात निर्यात किया जाता था, तो रास्ता रुक गया है, ब्लॉक हो गया है, तो संकट है। तो इसी ऊर्जा संकट की वजह से जीडीपी ग्रोथ भी कम हो रही है। अगर इस रास्ते से सप्लाई रुकती है तो देखिए क्या होता है, पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और खाद्य कीमतें आसमान छूने लगेगी। चलिए आईएमएफ की बात करते हैं, तो आईएमएफ की हम बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद किया गया। और प्रमुख की बात करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संपन्न हुआ सैन्य अभ्यास साइक्लोन 4 भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया? तो आपको पता होगा कि भारत कई देशों के साथ युद्ध अभ्यास करता है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, तो सभी के साथ करता है ये। तो इसी प्रकार ये जो साइक्लोन की हम बात करते हैं, ये भारत और मिस्र दोनों देशों के मध्य होता है। देखिए, चौथा संस्करण है, दोनों देशों के मध्य हुआ। कब हुआ? तो 9 से 17 अप्रैल 2026 तक। कहां हुआ? तो मिस्र के अक्षांश क्षेत्र में हुआ है। देखिए, यह अभ्यास भारत और मिस्र के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग की निरंतरता का प्रतीक है, जिसे भारत में आयोजित पिछले सफल संस्करण के बाद आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य की हम बात करते हैं तो विशेष अभियानों में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से संयुक्त मिशन नियोजन क्षमताओं को सुदृढ़ करना और दोनों सेनाओं की आपसी तालमेल को बेहतर बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया पर अनुच्छेद 142 के तहत दखल किया है? एसआईआर आपको पता होगा कि पुनरीक्षण होता है, गहन पुनरीक्षण रिपोर्ट है एक प्रकार का। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के में ज्यादा ये देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के लिए अनुच्छेद 142 के तहत दखल दिए हैं। देखिए, इसका मतलब है वोटर लिस्ट को पूरी तरह से फिल्टर करना, जो डिफॉल्टर है या फिर जो फर्जी वोटर आईडी है सबको हटाना है। ठीक है, इससे भी पता चलता है कि वास्तव में कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है। इसमें नए वोटर्स को जोड़ा जाता है, अपात्रों को हटाया जाता है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी इसे निष्पक्ष रखना है। ठीक है, तो इसका कार्य कौन करता है? मेन एसआईआर का काम जो है ये चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह विशेष शक्ति देता है जिससे वह किसी भी मामले में न्याय के लिए आदेश दे सकता है। बंगाल के मामले में इसका इस्तेमाल मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया। देखिए, अभी इसकी हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 23 तारीख को चुनाव हुआ था। एक दूसरा जो चरण है 29 अप्रैल को होगा। तो इसी के तहत कई वोटर ऐसे हैं जो मतलब वोट नहीं दे पा रहे थे, अपात्र घोषित हो जा रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया कि
अगर वो पात्र होते हैं एक दिन पहले भी, तब भी वो वोट देने जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग चुनाव का संचालन करता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इसका मुख्यालय निर्वाचन सदन नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्बन टैक्स को बढ़ाकर दुनिया में सबसे अधिक कर दिया है? तो सबसे ज्यादा कार्बन टैक्स बढ़ाने वाले ये डेनमार्क देश है। डेनमार्क का कार्बन टैक्स की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा है और सबसे सख्त है इसका कानून। वहीं हम बात करते हैं कंपनियां जितना ज्यादा कार्बन यानी कि धुआं छोड़ेगी उन्हें उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। यह कदम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए उठाया गया है और यह बहुत ही अच्छा पहल है डेनमार्क के द्वारा। चलिए इससे क्या होगा, पर्यावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। जैसे आप जान रहे होंगे कि अभी काफी ज्यादा हीट वेव हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, सुपर एल नीनो का दस्तक दे दिया गया है। तो इसी सब चीज हो सकता है आने वाले समय में, यदि ग्लोबल वार्मिंग कम होगा तो इस तरह का जो हीट वेव है वो हम कम देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 27 अरब साल पुरानी याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो याना गुफाओं की हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखिए याना गुफाओं को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह स्थल पश्चिमी घाट क्षेत्र में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। याना गुफाएं अपनी विशाल काली चूना पत्थर संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दो प्रमुख चोटियां हैं, एक भैरवेश्वर चोटी है जिसकी ऊंचाई 120 मीटर है, दूसरा मोहनी चोटी है जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 है ना 3.0 को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को मार्च 2025 के बाद मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना का संशोधित कुल खर्च 80,250 करोड़ से बढ़ाकर 83,977 करोड़ कर दिया गया है। इसका मकसद गांवों को ग्रामीण कृषि बाजारों से, स्कूलों से, अस्पतालों से जोड़कर ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। कैबिनेट ने 961 करोड़ की अनुमानित लागत से 161 लंबे पुलों को भी मंजूरी दी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये दिसंबर 2000 में हर मौसम में इस्तेमाल लायक ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी देने का मकसद से शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता बन गया है? ठीक है, तो ये टाइम्स का सूची है 100 सबसे प्रभावशाली लोगों का है। तो इसमें एकमात्र भारतीय अभिनेता है और ये है रणवीर कपूर है। देखिए रणवीर कपूर को टाइम्स मैगजीन की 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया गया है, जिससे वह इस प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता बन गए हैं। अन्य भारतीय की हम बात करते हैं तो देखिए 2026 की टाइम्स 100 सूची में शामिल अन्य भारतीय में सुंदर पिचाई, सेव विकास खन्ना शामिल थे। वही 2020 में आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया था। टाइम पत्रिका की हम बात करते हैं तो देखिए ये विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया के सबसे प्रभावशाली अग्रदूतों, नेताओं, कलाकारों, नवोन्मेषकों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष टाइम 100 सूची प्रकाशित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर मान्यता दी गई है? तो यंग ग्लोबल लीडर की हम बात करते हैं तो यह है जय शाह। जय शाह जो कि आईसीसी के चेयरमैन हैं और बीसीसीआई के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 में शामिल किया है। इनका योगदान आईपीएल का सफल संचालन, महिला क्रिकेट का विकास और ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार की बात करते हैं तो डॉक्टर सी.एच. श्रीनिवास राव को दिया गया है। देखिए ICAR राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी के निदेशक डॉक्टर सी.एच. श्रीनिवास राव को हैदराबाद में प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि ये पहली बार पुरस्कार प्रदान किया गया, पिछले साल ही इन सरकार के द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा किया गया था, इस बार दिया गया है।
यह पुरस्कार कृषि अनुसंधान, मृदा विज्ञान और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। इस पुरस्कार का नाम भारत की हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार खाद्य सुरक्षा और कृषि नवाचार को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता को रेखांकित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे विषु पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो विषु पर्व की यदि हम बात करते हैं तो इसका संबंध केरल राज्य से है। देखिए, विषु केरल का पारंपरिक पर्व है। यह मलयाली नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर विषुकनी देखने की परंपरा का विशेष महत्व है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल की विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो मोसाद का नया चीफ की हम बात करते हैं तो रोमन गोफमैन को यह नियुक्त किया गया है। ठीक है, मोसाद की बात करते हैं तो इजराइल का खुफिया एजेंसी है। जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत का NIA है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में केन बेटवा लिंक परियोजना के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा है? देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीता आंदोलन। तो लोगों को कहना है कि इस परियोजना से उनके घर तबाह होंगे, उनका पर्यावरण या उनकी संस्कृति को प्रभावित पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ के ग्रामीणों द्वारा चीता आंदोलन चलाया जा रहा है। देखिए, केन बेटवा लिंक परियोजना के खिलाफ चीता आंदोलन मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो आदिवासी किसान और महिलाएं केन बेटवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मुख्य रूप से समस्या क्या होता है? विस्थापन का समस्या होता है। ठीक है, वे प्रतीकात्मक रूप से चीता पर लेटकर अपने जल, जंगल और जमीन के डूबने का विरोध कर रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कुल्सी नदी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के विरोध के कारण चर्चा में रहा है। कुल्सी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो कुल्सी नदी की हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देखिए, हाल ही में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के विरोध के कारण चर्चा में रही कुल्सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिणी तटवर्ती सहायक नदी है। यह नदी मेघालय की वेस्ट खासी हिल्स से निकलकर असम में कामरूप जिले के रास्ते बहती है और नगरबेरा के पास ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यह नदी डॉल्फिन के लिए भी जानी जाती है। आपको पता होगा कि गंगा नदी गंगा डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है, ब्रह्मपुत्र भी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में रेलोस समझौता लागू किया है? रेलोस समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भारत और रूस के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? तो अप्रैल 2026 में। रेलोस की यदि हम बात करते हैं फुल फॉर्म की, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स एग्रीमेंट है। इसका उद्देश्य एक सैन्य लॉजिस्टिक्स साझाकरण समझौता है जो दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का उपयोग करने की अनुमति देता है। इस समझौते के तहत भारत और रूस एक दूसरे के देश में 3000 तक सैनिक, 10 लड़ाकू विमान और 5 युद्धपोत तैनात कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे एप्पल का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो एप्पल का CEO की हम बात करते हैं तो जॉन टर्नर्स को नियुक्त किया गया है। देखिए, 1 सितंबर 2026 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे और टिम कुक की जगह लेंगे जो कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। चलिए, अभी नामित CEO है जॉन टर्नर्स, 1 सितंबर 2026 से होंगे। संस्थापक है स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन। ये एप्पल के संस्थापक हैं। स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1976 को हुआ था। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। CEO की बात करते हैं तो ये टिम कुक है। 24 अगस्त 2011 से 1 सितंबर 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस खाड़ी देश ने दुनिया का पहला एयर टैक्सी स्टेशन शुरू किया है? तो दुनिया का पहला एयर टैक्सी स्टेशन की हम बात करते हैं तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास दुनिया का पहला एयर टैक्सी स्टेशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना है। यह 320 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से 160 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। इस इलेक्ट्रिक टैक्सी में एक पायलट के साथ 4 यात्री बैठ सकते हैं। तो जिस तरह से आप टैक्सी की बात करते हैं, देखते हैं, उसी प्रकार ये एयर टैक्सी हवा में उड़ के आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगा। ओके, तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।